हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 5 का लास्ट भाग पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो चैप्टर 5 हमारा पूरा हो चुका है। मैंने आपको चैप्टर के बीच बीच में कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी पढ़ाए थे, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ संख्यात्मक प्रश्नों को ही हल करेंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपकी किताब के पीछे दिए हैं, कुछ उदाहरण बीच बीच में दिए हैं। तो 2019-20 का जो पेपर हुआ था वार्षिक एग्जाम का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हमको ये संख्यात्मक प्रश्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम उसी प्रश्न को हल करते हैं जो लास्ट ईयर पूछा गया था परीक्षा में। मैं आपको बता दूं कि आपकी किताब में वैसे तो पेज नंबर चेंज हो गया होगा, उदाहरण नंबर 5.1 दिया हुआ है ना। काफ़ी बड़ा सा सवाल है, तो मैं पूरा सवाल उतारूंगी नहीं। प्रश्न है कि एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है। इमेजिन करो एक गुब्बारा है और उस गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है एट द रूम टेम्परेचर ना। तो एक गुब्बारे में, पूरा प्रश्न तो नहीं लिखेंगे अपन, एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है। इमेजिन करना कि अपने पास एक गुब्बारा है और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है। यदि दाब को 0.2 बार, है ना, यदि लिख ही देते हैं, दाब को 0.2 बार, दाब की कई बार भी होती है ना, 2 बार से अधिक, यदि दाब को 0.2 बार से अधिक कर दे, तो जो आपका बलून है, जो गुब्बारा है, वो गुब्बारा फट जाता है। ठीक है, अगर कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भर दे गुब्बारे में और उस पर दाब बहुत ज्यादा आरोपित करें, 0.2 बार दाब आरोपित करें, तो उससे ज्यादा दाब डालने पर वो गुब्बारा फट जाता है। यदि एक बार दाब पर गैस, मैंने पूरा प्रश्न लिख ही दिया आखिर, क्योंकि समझ में तो तभी आएगा ना। यदि एक बार दाब पर गैस 22.7 लीटर आयतन मतलब V घेरती है, तो कितने आयतन तक गुब्बारे को फुलाया जा सकता है? तो कितने आयतन तक गुब्बारे को फुलाया जा सकता है? काफी बड़ा प्रश्न है ये। अब हमको प्रश्न को पढ़कर ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वाला नियम इसमें लगेगा। एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है। यदि दाब यानी कि P, दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाए, है ना, तो गुब्बारा फट जाता है। और यदि एक बार दाब, यानी दाब फिर से आया, इसका मतलब ये है P1 और ये है P2, है ना। P2 कितना है, एक बार से अधिक कर दिया जाए। यदि एक बार दाब पर गैस में 22.7 लीटर स्थान घेरती है, तो V1 है अपना 22.7 लीटर। तो नया आयतन, किस आयतन तक उसको फुला सकते हैं, मतलब कि V2 क्या होगा। अब देखिए, P1 P2 V1 V2 कौन सा नियम है? ये तो होगा हमारा बॉयल का नियम, है ना। बॉयल के नियम से, बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम ये कहता है कि P1 बराबर V1, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। अब अपने पास P1 और V1 और P2 के मान है, V2 का मान याद करना है, तो हम लिख सकते हैं P1 कितना दिया है 0.2, V1 कितना दिया है 22.7, P2 कितना दिया है, P2 दिया है 1 गुणित V1, V2 अपने को ज्ञात करना है ना। अब अपन इसका त्रियक गुणा करते हैं, या P1 इंटू V1, है ना। P1 कितना है
इसमें ये बताया गया है कि T1 को इन्होंने एक बार माना। अच्छा, पता है ऐसा क्यों? अपन ने क्या किया कि 0.2 बार से अधिक कर दें तो वो बड़ा फट जाएगा। यदि एक बार दाब पर, यानी जिसकी मात्रा कम है, ये उल्टा किया है हमने, इसको P2 और इसको P1 माना है, तो इसको 1 मानेंगे और इसको लिखेंगे 0.2 गुणे V2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस V2 को इधर ले आते हैं, या इसको ऐसे कर लो, 1 गुणे 22.7 बटे 0.2, तो V2 का मान आ जाएगा। तो आपको इसको हल करना होगा, बहुत आसान है इसको हल करना। 22.7 बटे 0.2, आप इसको काटोगे तो 2 एकम 2, 11.2 अगर अपन पॉइंट हटाते हैं तो 0 भी आ जाता है यहाँ पे। 2 तिया 6 बचा 1, 2 पंजे 10, मतलब 11.35 लीटर इसका नया आयतन आ गया है ना। इस तरह से अपन इसको हल कर सकते हैं। खैर, किताब में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे सॉल्व किए हुए हैं, पर फिर भी अपने को ये सवाल बहुत आसान है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, है ना सर। अब अगला अपन हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 5.2 क्या दिया है प्रश्न? प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय, प्रशांत महासागर है ना, बहुत बड़ा महासागर, जहाज चलाते समय ताप 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ताप कितना है? टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड ना, T1 पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया है। 2 लीटर वायु, मतलब लीटर यानी आयतन होता है ना, तो 2 लीटर वायु से भरा गया है। जब जहाज प्रशांत महासागर को छोड़कर हिंद महासागर में जाता है, जहां का ताप 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये T1 है, तो T2 कितना है? 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वहां पहुंचने पर आपके गुब्बारे का नया आयतन क्या हुआ है? इसका मतलब ये V1 है और ये V2 है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत महासागर का तापमान 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड था और गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी थी उसका आयतन 2 लीटर था। जब वो प्रशांत से हिंद महासागर चला गया तो तापमान 26.1 यानी थोड़ा सा बढ़ गया, तो उस गुब्बारे का आयतन क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है हमारा? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में दाब नियत रहता है। चार्ल्स का नियम क्या है? V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2, है ना। तो V1 और T1 इनमें मान रखने के पहले आपको याद होगा कि जब डिग्री सेंटीग्रेड में मान होता है उसको केल्विन में चेंज करते हैं, है ना। और केल्विन में चेंज करने के लिए इसको 273 केल्विन से जोड़ दिया जाता है। इसको भी 273 केल्विन से जोड़ देते हैं। अपन जोड़कर देखते हैं, है ना। 273 और कितना है? 23.4 और 273, इसको अपन प्लस करते हैं, ठीक है। तो 3 और 3 6, 7 और 2 9 और 296.4 केल्विन। और इसी प्रकार से 26.1 273 992, चलिए कितना आ गया? 299.1 केल्विन। बस अब अपने को वैल्यू रखनी है केवल। क्या करेंगे हम? V1 कितना है? 2, T1 कितना है? 296.4, V2 हमको ज्ञात कर रहा है और T2 है 299.1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V2 बराबर आ जाएगा 2L × 299.1 और बटे में आएगा 296.4। मतलब जो आपका आयतन है, आप इसको हल कर लेना। हल करने पर इसका आयतन बता रहे हैं 2.018 मीटर। इसको पूरा सॉल्व करोगे ना काट पीट के, तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 2। अब इसी तरह से अपन और भी कुछ अलग सवाल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बुक में नहीं है।
अपन इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब अगला हमारा सवाल है, इसको मिटा दूं मैं। अगला हम सवाल हल कर रहे हैं, ये भी बुक का ही है। क्या सवाल दिया है हमको? 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 760 mmHg दाब पर एक गैस 600 ml आयतन घेरती है। 600 ml इसका वॉल्यूम है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 760 mmHg दाब पर कोई गैस 600 मिलीलीटर आयतन घेरती है, जहां ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड किसी अन्य स्थान पर, अब मान लो किसी अन्य स्थान पर वो गैस चली गई है, किसी अन्य स्थान पर जहां ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और आयतन 640 ml कर दिया जाए, आयतन 640 ml कर दिया जाए, तो गैस का नया दाब क्या होगा, है ना। अब आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 760 mmHg दाब पर किसी गैस का आयतन 600 मिलीलीटर है। किसी अन्य स्थान पर यदि ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड और गैस का आयतन 640 मिलीलीटर है, तो उस गैस का नया दाब क्या होगा। तो आप सोचो ना कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, मतलब P1 V1 T1 और P2 V2 T2, है ना, सब कुछ है। तो यहाँ पर कौन सा 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चीज़ है, P1। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हाथों हाथ केल्विन में बदल देते हैं, 273, तो कितना आ जाता है 298 केल्विन P1, है ना। फिर क्या है, ओह सॉरी मैंने T1 लिखा है। फिर P1 कितना है 760 mmHg, V1 कितना है 600 मिलीलीटर, है ना। अब P1 T1 V1 हो गया, P2 V2 T2, तो P2 तो हमको ज्ञात करना है, V2 640 ml और T2 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, मतलब कि 273 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 283 केल्विन, है ना। अब यहाँ पर अपन कौन सा नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण से क्या सूत्र है, P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। किसको ज्ञात करना है हमको, हमें ज्ञात करना है P2 को, है ना। तो हम इसको ऐसे ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P2 बराबर ऊपर आ जाएगा P1 V1 इंटू T2, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा T1 इंटू V2, ठीक है, T1 इंटू V2। इसी तरह से हम लोगों ने इसको हल किया है। अब सूत्र में मान रख लेते हैं, है ना। P2 बराबर P1 कितना है 760 mmHg, V1 कितना है 600, T2 कितना है 283, T1 कितना है T1 298 और V2 कितना है 640। अब आप इसको अगर पूरा हल करोगे तो हल करने पर किताब में आंसर दिया है 676.6 मिलीमीटर मिलीमाइक्रोन मरकरी। हल करके देखते हैं इसको, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तीनों जो प्रश्न मैंने अभी आपको हल कराया, ये किताब में उदाहरण के तौर पर दिए हुए थे। अब अपन कुछ और इसी तरह के सवाल हल करते हैं। जो हमारी बुक में तो पीछे काफ़ी सारी एक्सरसाइज दी हुई है, आप चाहें तो उसको हल कर सकते हैं, है ना। और नया सवाल हल करके देखते हैं। देखिए, हाँ, अगला हमारा सवाल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या सवाल दिया है कि एक आयरन टैंक में 2000 ATM दाब पर एक लोहे का टैंक है, 2000 ATM दाब पर, मैं केवल संख्यात्मक चीज
चीजें नोट कर रही हूँ, है ना। एक आयरन टैंक में 2000 एटीएम दाब पर तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, है ना, हीलियम गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी है? हीलियम गैस भरी है। एक आयरन का लोहे का बहुत बड़ा टैंक है जिसका दाब 2000 है और ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें हीलियम गैस भरी हुई है। यह टैंक 900 एटीएम दाब और सहन कर सकता है। यह टैंक 900 एटीएम दाब और सहन कर सकता है, मतलब ये है P1 और ये है P2, है ना। 2000 है और 900 और अधिक यूज कर सकता है, सहन कर सकता है। जिस इमारत में टैंक है उसमें आग लग जाती है। ये टैंक जहाँ पे रखा है वहाँ पे आग लग जाती है। ये टैंक पिघलने से पहले फटेगा या नहीं? टैंक पिघलने के पहले फटेगा कि नहीं फटेगा? यदि आयरन का गलनांक कितना बताया गया है? आयरन का गलनांक 15.35, आयरन का गलनांक 15.35 डिग्री सेंटीग्रेड है। 15.35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सवाल में पूछना क्या चाह रहे हैं? P1 तो है 2000, है ना। P2 है 900, 9000, अच्छा 9000 है, 9000 है, ठीक है। और T1 तो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको 298 में चेंज कर देंगे। यदि आयरन का गलनांक 15.35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपने को कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं। हमको क्या करना पड़ेगा इसमें? यहाँ पे P1 P2 T1 T2, है ना, तो टेम्परेचर ज्ञात करना है। प्रश्न ये पूछा गया है और दाब जिस इमारत में टैंक है फटेगा कि नहीं, मतलब टेम्परेचर पूछा गया है। यहाँ पे गेलुसेक का नियम लगेगा। गेलुसेक के नियम से P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2, ये सवाल है, यानी ये सूत्र है। P1 कितना है? 2000, P2 कितना है? 9000, T1 कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 में जोड़ेंगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। और T2 कितना है? मतलब पता है कैसे हमको पता चला कि T2 ज्ञात करना है? प्रश्न है कि एक लोहे का बहुत बड़ा टैंक है जो 2000 एटीएम दाब को सहन कर सकता है ना। सॉरी, एक आयरन का टैंक है जिसका दाब 2000 एटीएम है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, जिसमें हीलियम गैस भरी है। अब इस आयरन टैंक में ये बताया गया कि 9000 एटीएम का दाब और सहन कर सकता है ये, ठीक है। लेकिन ये जिस इमारत में रखा है वहाँ पे आग लग गई है, तो आग लगी तो या तो ये ब्लास्ट होगा, तो फटेगा कि नहीं फटेगा। और ये बताया कि वो जो मतलब आयरन जो लोहा है उसका गलनांक 15.35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 15.35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर पहुंच गया तब तो ब्लास्ट हो जाएगा, और अगर 15.35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आएगा तो ब्लास्ट नहीं होगा। तो पहले तो अपन साइड में 15.35 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन को जोड़ते हैं, है ना। ये तो 35 आ गया, 5 और 3 8, 7 और 1 8, 288.35 अगर इसका आएगा टेम्परेचर तब तो ये नहीं फटेगा, मतलब इतना इससे कम या आना चाहिए ना। अब अपन सवाल तो समझ रहे हैं, सूत्र में मान रखते हैं। तो सूत्र है P1 बटे T1, P2 बटे T2। P1 कितना है? 2000, T1 कितना है? 298, ये P2 कितना है? 9000, और T2 कितना है? T2 तो हमको निकालना है, तो T2 बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, तो 298 गुणित 9000, है ना, और बटे में 2000, तो ये 0 से 0 तो कट जाएगा। इसको अपन हल करें तो कैसे हल करेंगे? 2 कम 2, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 149, है ना। अब इस 149 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 149 × 9,
38, 39, 40, 44, 1341 आया है ना, मतलब कितना आया 1341। ये वैल्यू केल्विन में आई है। अब ये वैल्यू अगर केल्विन में आई है तो इसमें से 273 अपन घटा के देखते हैं, है ना। 1341 में से 273 को माइनस करके देखते हैं, तो 11 में से 3 गए, 8, ये हो गया 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना। और ये हो गया 12, 2 हो गए 0, मतलब 106 11068 इतना टेम्परेचर आया है ना। मतलब अगर इसमें पॉइंट तो नहीं लगाना चाहिए, तो ये वैल्यू जो है ये इस टोटल से, मानो अगर अपन यहाँ पे पॉइंट हटा दें तो इस टोटल की तुलना में तो ये आपको क्या लग रहा है, ज़्यादा है या कम है। अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो इस हिसाब से ज़्यादा है, तब तो टैंक को फट जाएगा। पर अगर डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करें, अच्छा एक कन्फ्यूज़न है बहुत बड़ा, यहाँ पे शायद पॉइंट नहीं है, मतलब 1535 है, हाँ। और अपना जो उत्तर आया है वो 1068 है, मतलब 1535 1535 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में 1068 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। तो हमको आखिरी में लिखना पड़ेगा कि ये टैंक फटने से बच जाएगा। आपको लग रहा होगा कि सवाल को हल करने में कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। सारा कंफ्यूजन इस पॉइंट के कारण लगा हुआ था। अगर हम ये पॉइंट नहीं लगाते, है ना, देखिए अगर हम ये पॉइंट नहीं लगाएंगे तो 1535 में 273 जोड़ देते हैं, है ना। तो 5 और 3 8, 7 और 3 10, 5 6 7 8, है ना, ये वैल्यू आ रही है। तो इसकी तुलना में ये केल्विन में वैल्यू आ रही है, इसकी तुलना में ये जो आपका मान है ये तो कम है ना, तो इसलिए आपका जो होगा वो फटने से बच जाएगा। या जैसे मान लो ये केल्विन में, तो इसकी केल्विन में वैल्यू कितनी होगी 1341, ये केल्विन की वैल्यू है और ये डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है। आप दोनों ही वैल्यूज में देख लो कि जो तापमान है वो कम आया है, इसलिए अंत में हम लिखेंगे कि ये फटने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल बहुत अच्छा है, आने जैसा है एग्जाम में। एक सवाल और देख लेते हैं हमारा, बहुत इजी है, छोटा सा ही है, आप लोग खुद सॉल्व करोगे तो आपको मजा आएगा। एक ट्यूब 3 एटीएम दाब सहन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्यूब है जो कि एक ट्यूब 3 एटीएम दाब सहन कर सकता है, कोई सा ट्यूब टायर है, इसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 760 mm Hg दाब, 760 mm Hg दाब पर वायु भरी है, तो वह ताप ज्ञात करो जिस पर ट्यूब फट जाएगा। तो वह ताप ज्ञात करो जिस पर ट्यूब फट जाएगा। 3 एटीएम एक ट्यूब है जिसका 3 एटीएम दाब पर 3 एटीएम दाब सहन कर सकता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 760 mm Hg दाब पर वायु भरी है, तो आप उसका टेम्परेचर ज्ञात करो। मतलब यहाँ पर आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा वाला सवाल है। अब यहाँ पे दाब 2 बार दिए हैं और टेम्परेचर पूछ रहे हैं, मतलब अगर अपन इसको सॉल्व करना चाहें तो ये है P1, मान लो ये है T1 और ये है P2 और पूछ रहे हैं T2, है ना। T कैसा होगा, तो कितना सरल सा है, प्रश्न पर हल कर लेते हैं। कौन सा नियम लगेगा, के नियम से। गैलो सेक का नियम क्या है, P1/T1 बराबर P2/T2। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदले पहले तो कितना आ जाता है 298 केल्विन। ठीक है, सूत्र में मान रखें तो P1 कितना है 3, T1 कितना है 298, P2 कितना है 760, T2 हमको ज्ञात करना है ना। तो अब इसको अपन हल कर लेते हैं।
तो हल करेंगे तो T2 बराबर ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 298 इंटू ये ऐसा होगा ना, तो 298 गुण 760 बटे 3। तो इसको आप अगर हल करते हो तो आपको उत्तर क्या आएगा? आप इसको इजीली हल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 15 और 3 दिया 9, है ना। इसको इस तरह से सॉल्व करके देख लेना, आपका जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, इसका जो भी उत्तर आएगा, उत्तर को आपको फिर लाने के बाद उसमें से 273 केल्विन घटाना होगा, तब जाके आपका उत्तर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत सारे दिए हैं हमारी किताब के पीछे, आप चाहें तो बहुत सारे व्यंजक इसके सवाल इसके हल करके देख सकते हैं। आपको नीट की तैयारी करनी हो या बहुत ज़्यादा डीप लेवल का पढ़ना हो तो नीट या और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लेकिन 11th लेवल का पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सवाल हल करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में एक आध सवाल आता है और वो भी अथवा में आता है, तो जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं वो सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देख लें, जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो वो थ्योरी भी तैयार कर सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर 5 पूरा हुआ। अब आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम दिवाली के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।